हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो आप? मैं एक स्कूल का टीचर हूँ, तो मुझसे अक्सर स्टूडेंट अपने नए-नए सवाल लेके आते हैं। तो ऐसी क्लास में डिस्कशन हो रहा था, तो क्लास में एक डिस्कशन हुआ कि एनजीओ क्या होता है। तो उस एनजीओ के बारे में मैंने डिस्कशन करा क्लास में, तो जितना मुझे आता था मैंने बताया। तो आज हम एक मैम के पास है जिनकी खुद की एक एनजीओ है, कैस्पर होम नाम से। तो उन मैम से इंटरव्यू लेते हैं और उन मैम के बारे में जानते हैं एनजीओ क्या आता है और क्या-क्या सारी चीज़ें होती हैं एनजीओ के बारे में। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। अच्छा, तो मैम आपका एनजीओ किस नाम से है? कैस्पर्स होम ट्रस्ट के नाम से है। ओके। कैस्पर होम ट्रस्ट। तो मैम बेसिकली आपके एनजीओ किस चीज़ में वर्क करती है? हमारी एनजीओ एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है और हम लोग ना सिर्फ ये जितने भी हैंडीकैप, पैरालाइज, ब्लाइंड डॉग्स होते हैं उनको रीहोम करते हैं। ये मेरा अपना प्राइवेट शेल्टर है। अच्छा। हमने खुद ख़रीदा हुआ है और इसमें हम लोग रीहोमिंग करते हैं ऐसे डॉग्स की, और जो अबैंडन छोड़े हुए पेट्स, जो लोग अपने पेट्स को छोड़ जाते हैं। और साथ में हम लोग एक ऑन द स्पॉट हेल्पलाइन चलाते हैं जिसमें सभी जानवरों की ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट की जाती है। क्रूअल्टी केसेस लड़ते हैं, मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनिमल वेलफेयर। ओके। हाँ, तो मैम की जो एनजीओ वो एनिमल वेलफेयर के लिए है। तो मैम आपकी एनजीओ का नाम कैस्पर्स होम है, तो मैम आपका क्या रीज़न रहा था कि कैस्पर्स होम रखने का? कैस्पर मेरा बहुत ही प्यारा पालतू डॉग था, जिसको मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। और जब मैं बॉम्बे गई हुई थी, वो बेचारा, मतलब अब तक जितने मैंने पेट्स पाले थे सब अपनी ज़िंदगी जी कर गए थे। 15 साल, कोई 16 साल। ये हमारा पहला ऐसा बच्चा था, मतलब जिसको हम सोफ़े के नीचे से भी नहीं उतारते थे, मतलब इतना प्यार करती थी मैं। तो जब मैं बॉम्बे गई हुई थी, मेरे हस्बैंड को मतलब ये इसको घुमाने लेके गए थे बाहर, और एक रोडवेज़ की बस आई और सबसे पहले मेरे देवर के डॉग को कुचला। और इनसे ये गलती हो गई कि वो स्पीड रोकने की इन्होंने कोशिश करी। बस का ड्राइवर इतना ख़तरनाक था कि उसने हमारा घर था उसकी रैंप के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो मेरा जो चौकीदार था और जो मेरे हस्बैंड थे वो एकदम से पीछे गिर गए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुत्ता अपने मालिक की बला ले जाता है, तो कैस्पर साथ में कट गया। बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। और हम लोगों ने केस डाला था फिर अज्ञात के खिलाफ। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त हमारे पास सीसीटीवी नहीं था। बहुत लंबा केस चला, मैं जगह जगह गई, बहुत सारे बस डिपोज़ पे पता किया, लिस्ट भी निकली, लेकिन वो रोडवेज़ का मामला था इसलिए वो वहीं दब गया। साथ में 2014 में इलेक्शंस चल रही थी, तो कोई ऐसा संपर्क कुछ भी नहीं हो पाया। तो जब उसको न्याय नहीं मिला कैस्पर को, तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये छोटा सा मकान ख़रीदा। आधा बना हुआ था, बाकी कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ आके करवाई थी। और उसकी याद में मतलब उसी की एक ट्रिब्यूट था हमारे कैस्पर को, क्योंकि हम उसे न्याय नहीं दिलवा पाए थे, इसलिए इसका नाम कैस्पर्स होम रखा। हाँ, लेकिन जिस समय हमने ये मकान बनाया था उस समय हमारी कोई ऐसा संस्था बनाने की कोई ऐसी वो नहीं थी, क्योंकि हम खुद ही पहले संस्थाओं को डोनेट करते थे। तो जिनको डोनेशन देते थे, किसी ने भी हमारी उस जस्टिस की लड़ाई में साथ नहीं दिया था। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था एनजीओ बनाने का। लेकिन एनजीओ हमें भी बनाना पड़ा क्योंकि काम बढ़ता चला गया, लोगों ने हम पे विश्वास किया, प्यार दिया हमें इतना। तो इसलिए हमने फिर एनजीओ बाद में रजिस्टर करवाया था जब 45 डॉग्स के ऊपर हो गए थे। अच्छा। तो जो आपने एनजीओ रजिस्टर कराया, 45 डॉग्स हो गए, तो लगभग आपके जो डॉग्स आते थे वो कहाँ से आ रहे हैं सारे, और क्या रहता है आपके डॉग्स के आने का? अब तो हमारे पास ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर था जब मैंने अपनी संस्था स्टार्ट करी, लेकिन मेरे पास एनिमल कंप्लेंट्स बहुत सालों पहले की आ रही थी, बिकॉज आई वाज नोन एज द मदर ऑफ डॉग्स। क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब मैं ये काम करती थी। मैं पीएफए के साथ जुड़ी हुई थी, फ्रेंडिकोज। मैं बेसिकली दिल्ली की हूँ, मैरिड इन आगरा, तो मेरा काम हर जगह रहता था। हम लोग दिल्ली में भी रेस्क्यूज़ में हेल्प करते थे। जब मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी तो मैं फ्रेंडिकोज की मदद करती थी, उनके जो डॉग्स अडॉप्ट नहीं हो रहे थे उनको फॉस्टर करना। दिल्ली में फॉस्टर बहुत करते हैं। तो मतलब मैं इस काम से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि शायद मैं अभी भी कहूँगी ईश्वर ने मुझे ब्लेस किया हुआ था। मुझे खुद को दर्द महसूस होता था देसी डॉग्स के लिए जब मैं उनके खिलाफ भेदभाव होता हुआ देखती थी। तो बचपन से ही मैं इस काम को करती आ रही थी, और बहुत इतने लेवल पे करती थी कि लोग मुझे जानते थे इस काम के लिए। तो अगर कभी भी कोई घायल जानवर, अगर सपोजिंग कोई एनजीओ काम नहीं कर रहा, तो तुरंत मुझे कंप्लेंट आती थी और मैं किसी भी पैरावेट को पैसे देकर और कहीं पे भी किसी भी कोने में भेजती थी इलाज करवाने के लिए उस डॉग का, भले मथुरा भी जाना पड़े। तो मेरी शुरुआत ही इस तरीके से हुई थी। ऑलरेडी मेरे पास आप समझिए कि एक टीम थी पूरी, एक पैरावेट्स का मैंने नेटवर्क क्रिएट करके, आई क्रिएटेड हिस्ट्री इन आगरा। दैट्स गुड। तो मैम आपके लिए जैसे ये चीज़ आप करते हो,
आपके फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी आपका सपोर्ट करते हो, पर एज अ सोसाइटी में आप अपने आपको किस नज़रिए से देखते हो, मतलब कितना अलग पाते हो और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मतलब ये सोसाइटी आपको एज अ पॉजिटिव वे देखती है या एज अ नेगेटिव वे देखती है? देखिए, पॉजिटिव तो बहुत लोग हैं, क्योंकि जहाँ पे बुरे लोग होते हैं या एनिमल अब्यूज़र्स होते हैं तो एनिमल लवर्स भी बहुत सारे होते हैं। हाँ, लेकिन बदकिस्मती से जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं आगरा आई थी, 34 साल पहले की बात कर रही हूँ, 34 ईयर्स अगो व्हेन आई केम हियर, मैं शुरू से फीड करवाती थी डॉग्स को, डोंकीज़ को खासकर, क्योंकि ये इंडिया के सबसे निगलेक्टेड जानवर है। आपको भी मालूम है, गाय को एक बारी को फिर भी कोई खाना डाल देगा, लेकिन डोंकीज़ को, डॉग्स को कोई फीड नहीं कराता था, तो मैं शुरू से फीडिंग कराती थी। अब दिल्ली क्योंकि बहुत ही डॉग फ्रेंडली जगह है, एटलीस्ट हमारी कॉलोनी बहुत अच्छी थी, मैं जहाँ पे भी करोल बाग में रहते थे हम पहले, गुलमोहर पार्क, तो हर जगह फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, सब प्यार करते थे डॉग्स को और उनकी मतलब बहुत ज़्यादा वो देख रेख होती थी। अब आगरा में ऐसी ऐसी लेडीज़ मिली जो मतलब लड़ाइयाँ, ये नहीं यहाँ पे क्यों डाल रहे हो, वहाँ पे क्यों डाल रहे हो, धीरे धीरे इसलिए मेरी एक्टिविज़म यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले मैं एक्टिविस्ट नहीं थी, बट जब मैंने देखा कि किस तरीके से ये लोग अत्याचार करते हैं इन डॉग्स के ऊपर, मैंने फिर लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि भाई ये देसी डॉग्स हैं, इंडिया के डॉग्स हैं, तो आप इनसे इतनी नफरत क्यों करते हो। और जब मैंने ये महसूस किया कि बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो क्योंकि मैं राइटर थी, मैं शुरू से सोशल इश्यूज़ पे राइटिंग करती हूँ, जैसे शिरोज़ को भी मैंने बहुत मदद की हुई है, आर्टिकल्स उनके दिल्ली तक पहुँचाए थे, एक विमेन संस्था थी उनके लिए, और एक कॉलम लिखती थी मैं पेट्स एंड वेट्स मैगज़ीन के लिए, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मैगज़ीन्स ये वाली बहुत कमर्शियल होती जा रही थी, सिर्फ फॉरेन ब्रीड्स की बात करती थी, तो फिर मैंने अखबारों में और जो दिल्ली के मैगज़ीन से वहाँ लिखना स्टार्ट किया। तो जो मेरी लिखने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो मेरी काम में आई, और हमने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने शुरू किए, लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, यंगस्टर्स मेरे साथ इतना जुड़े ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि इन डॉग से नफरत नहीं करनी है, दे आर ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। तो फिर जब तब भी इतनी अवेयरनेस नहीं मैं ला पाई, फिर मैंने ये 2016 में अपने सारे आर्टिकल्स को कंपाइल करके, जो भी मेरी 40 इयर्स की जर्नी थी उसके बारे में मैंने किताब लिखी थी, ओडिसी ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। उसमें मैंने सारी जानकारी, मतलब 2-4 और NGO से भी संपर्क में आके, लोगों से इंटरव्यू लेके, तो मतलब बड़ी यूज़फुल किताब है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। उससे अवेयरनेस बहुत आई, क्योंकि उससे मैं बहुत लोगों के कांटेक्ट में आई, जो भी मतलब रीडर्स थे, मेनका मैम के साथ जिनको मैं मतलब चाहती थी कि मेरे कैस्पर को जस्टिस मिल जाती, उनका भी, आई मीन शी सच अ वंडरफुल लेडी, वो मुझे जानती भी नहीं थी, जब उनको मेरी किताब के बारे में पता चला, आप मान सकते हैं इतनी बड़ी MP होकर, शी सेंट मी वीडियो मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेटिंग मी। सो यू नो, दिस इज़ हाउ आई बिगैन। देखो, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जितनी हम अवेयरनेस लाते जा रहे हैं, अपने आप ही अच्छे लोग भी जुड़ते हैं। मैम बिल्कुल, मैं बुक पढ़ूंगा, आप मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी बुक वाली। अच्छा मैम, जैसे ये सब मैनेज करते होगे तो आपको एक अच्छी खासी टीम की ज़रूरत पड़ती होगी, और उससे बढ़ के एक फाइनेंशियल बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारा कैसे मैनेज होता है? आप में से काफ़ी लोग हमें जानते ही होंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ी शू एक्सपोर्टर फर्म से मतलब रखते हैं। आई एम फ्रॉम अ वेरी बिग बिजनेस फैमिली। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब हमें फैमिली का सपोर्ट एनिमल्स के लिए नहीं मिला, क्योंकि सोशल सर्विस बहुत करती है मेरी फैमिली, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, लेकिन देखिए, आप हर किसी को पशु प्रेमी तो बना नहीं सकते। तो उनको शुरू में मेरा पशु प्रेम चाहे समझ में नहीं आता था, लेकिन वो कभी मुझे किसी काम करने से मना नहीं करते थे, एज लॉन्ग एज के मैं देसी डॉग को घर नहीं लेके आऊँ। लेकिन पहला देसी डॉग जो मैंने पाला, आई थिंक उससे शायद उनकी जो वो मानसिकता थी वो चेंज हुई, क्योंकि बेला एक मेरे घर में जो मेरी डॉग पल रही है, 7 साल पहले की बात है, उसके ना मैं दिल्ली गई हुई थी, तो जोरबाग के पास फ्रेंडिकोस जहाँ पे हम लोग गए थे, उधर एक बहुत ही बुरी हालत में एक मतलब कुचले हुए पड़े थे डॉग्स कुछ, और उनके बीच में ना नाली में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। तो उस पपी को मैंने उठाया और मैं फ्रेंडिकोस के शेल्टर छोड़ने जा रही थी उसे, कि चलो उसको रेस्क्यू करवा लेते हैं। पर आप देखिए, जिसका आना लिखा होता है अपने घर पे, मैं जैसे ही फ्रेंडिकोस गई तो उनके पास ना बहुत छोटी जगह थी, उनके पास जगह थी ही नहीं, मतलब केज के ऊपर केज, और पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे ऐसी आंखों से देख रही थी कि मेरा भी रोना निकल आया, और मैं उसे घर ले आई। तो पहले तो खूब शोर मचा कि तुम देसी डॉग नहीं, इसे नहीं पालना, ये वो, पर मैं अपनी धुन की पक्की हूँ, ज़िद की पक्की। अगर मुझे जो काम करना होता है वो मैं करके रहती हूँ, प्यार से। देखो, जो बात प्यार से बनती है ना, वो कभी भी लड़ाई से नहीं बनती। धीरे धीरे मेरे घर वालों ने उसे स्वीकार किया, और अब वो भी समझने लगे कि हाँ भाई, देसी डॉग्स घर पे पल सकते हैं, क्योंकि मेरी देसी इतनी इंटेलिजेंट थी। अब उनको पता चला कि कितने इंटेलिजेंट होती हैं ये ब्रीड्स, और मेरी देखा देखी मेरी फ्रेंड्स ने भी अपनाया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी और से कुछ अपेक्षा रखते हो कोई काम करने की, तो पहले आपको खुद को भी एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। तो मेरे घर वाले उस चीज़ से तो जुड़े, लेकिन जब हमने ये कैस्पर्स होम खोला,
तो मुझे मदद सिर्फ अपने भाई की, अपने हस्बैंड की मिली, और मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली है मोना मखीजा, और किरण सेतिया। फिर धीरे धीरे एक लड़का जुड़ा, कुंदन सोप वालों का लड़का है, ध्रुव तिवारी। तो ये लोग जो फाइनेंशियल में जो हेल्प करते थे, तो हम लोगों की अच्छी खासी टीम बन गई 7-8 लोगों की। फिर एक लुधियाना की लड़की, आप मान सकते हो, जो मुझे जानती भी नहीं, जीना, उसने सिर्फ फेसबुक पे मेरा काम देखकर, शी इज़ द वन हु इज़ स्पॉन्सरिंग द सैलरी ऑफ मुकुल। और दिलीप की सैलरी, जैसे स्टेला बुद्धि राजा जो वो है ना रॉजर एक्सपोर्ट्स वाले, तो बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो जो फाइनेंशियली भी अब मदद करते हैं। हालांकि उतनी अब जिस लेवल पे मुझे मदद चाहिए इस समय वो नहीं इतनी मिल पा रही, लेकिन ऑफ कोर्स अब हम लोगों को ATG का सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा। और मैम मैंने आपका एक न्यूज़पेपर में देखा था जो धरना हुआ था और जो नगर निगम के अगेंस्ट, तो वो सारी चीज़ें क्या है, मैं उसका थोड़ा सा शॉर्ट्स में कहूँगा कि क्या था। एक्चुअली जब हमारे ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ 250 गज़ की ज़मीन खरीदी थी। कभी सोचा नहीं था कि हमारा काम इतना बड़ा हो जाएगा। ईश्वर हमसे काम कराता चला गया, हम करते चले गए। लेकिन अब जब इतने सारे डॉग्स हो गए, अब मेरे पास जगह थी नहीं रखने के लिए, तो सब लोगों ने मुझे राय दी कि नगर निगम के साथ जुड़ के काम करो तो आप बहुत बड़े स्तर पे काम कर सकोगे। तो मैंने 2017 में एप्लीकेशंस डालनी स्टार्ट करी। नगर निगम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था डॉग शेल्टर में, उनको सिर्फ गौशाला से मतलब होता है। क्योंकि देखो, आप सबको पता है डॉग ऐसा जानवर है जो ना तो कोई उसका कोई धार्मिक मानता है, बिल्कुल भी वो ना नोट दिलवा सकता है ना वोट की राजनीति कर सकता है। तो डॉग शेल्टर में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन DM सर, रवि कुमार सर जब आए 2019 में, वो मेरे लिए देवता बन के आए। ही वॉज द वन, वो आई थिंक शायद खुद डॉग लवर थे। उन्होंने हमारी क्रूल्टी केसेस में भी बहुत हेल्प करी। धीरे धीरे मेरी पहचान बनती गई। मेरी एक सहेली थी रेणुका डैंग, जिसने और लोगों से भी, ऑफिसर्स से मिलवाया। तो DM सर के साथ मेरा एक जैसे फ्रेंडशिप का रिलेशन बन जाता ना, वैसे बन गया। तो उन्होंने मेरे लिए प्रस्ताव रखवाने स्टार्ट किए नगर निगम से, और उन पे प्रेशर डाला कि एक ही संस्था है यहाँ पे PFA, सारा लोड उसके ऊपर है। तो जब एक और बंदा संस्था खोल रहा है, अगर एक और शेल्टर बना लेता है तो उसमें बुरा क्या है? क्योंकि देखो, ये अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे। उस ज़मीन पे अगर ये लोग एक शेल्टर बनाएंगे, और वो भी अपने पैसे से, तो क्या बुरा है? सारा खर्चा तो इन्होंने करना है, हमें तो केवल एक ज़मीन का टुकड़ा देना है। तो अब इन्होंने फिर क्या किया, प्रेशर में आकर मुझे नाराज की गौशाला है जहाँ पे एक ऊबड़ खाबड़ सी ज़मीन इन्होंने पीछे की तरफ दी। मैं तो केवल उसको ऊबड़ खाबड़ समझ के नहीं ले रही थी, लेकिन DM सर ने बोला ये इससे भी बुरी देंगे, आप इसको ले लो, इसको डेवलप करवाना मेरा काम है। तो अब इतने बड़े DM ने बोला तो ऑब्वियसली आई सेड यस। तो एग्रीमेंट बना, और पर उतनी देर में DM सर का तबादला हो गया। तब से मेरे बुरे दिनों की शुरुआत हुई, क्योंकि जो उन्होंने बाउंड्री बनानी थी, जो भी बोला था, बाउंड्री, गेट, कुछ नहीं बनाया इन्होंने। मतलब नगर निगम ने एक ईंट तक नहीं लगाई। मैंने बड़ी मेहनतों से फंड रेजिंग करी, हमने डोनेट कार्ड पे कैंपेन डाली, इतने सारे हमारे जो बिजनेसमैन दोस्त थे, बहुत लोगों ने डोनेट किया, और इतना शानदार शेल्टर हमने वहाँ पे बनवाया। लेकिन बदकिस्मती से जब 2020 में शेल्टर बन रहा था, तब भी वहाँ पे वाटर रिटेंशन हुई। इन्होंने क्या किया था, एक 4 एकड़ की पूरी ज़मीन है इनकी पीछे, उसमें से 900 गज़ केवल हमें काट के दिए थे, और उसकी बाउंड्री के बाहर सारी गौशाला की ज़मीन थी। अब जब वहाँ पे पानी जमा हुआ, फिर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इधर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पर तब भी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये लैंड एक तालाब निकलेगी। बंदा तो यही सोचेगा ना कि हाँ भाई, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अगर ये लोग बना देंगे तो हमारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने इनके चक्कर काटने स्टार्ट किए कि भाई सर, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो मैं अपनी ये कैसे कंप्लीट करवाऊँगी। तो इन्होंने उस वक्त क्या किया, अरे कोविड आ गया है, कोविड में हम कुछ नहीं कर सकते, प्रस्ताव डला हुआ है लेकिन अभी पैसा नहीं आ रहा गवर्नमेंट से, जो भी इन्होंने अपनी एक्सक्यूज़ेस दी मुझे। और इन्होंने फिर क्या किया, थोड़ा सा ना लेवल ऊपर जो मतलब गौशाला से जो सड़क आती थी हमारे शेल्टर की तरफ, उसको थोड़ा सा मिट्टी भरवा के थोड़ा कच्चा सा बना दिया, ताकि हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो जाए। अब मैं बार बार चिट्ठियाँ लिखती गई, कोई मतलब एक्शन नहीं हुआ। वो सड़क जस की तस वैसी बनी हुई थी। अब हम लोगों ने अप्रैल में शिफ्ट होना था, क्योंकि मेरे पास केसेस बहुत आ चुके थे। कितना इंतज़ार करते। अप्रैल में मैंने इनको बोला मैं शिफ्ट होना चाह रही हूँ, लेकिन सड़क तो अभी बनी नहीं है। अरे मैडम, 73 नंबर पे आपका ही प्रस्ताव है, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं इस चीज़ के। इन्होंने प्रस्ताव डाला हुआ था सड़क बनाने का, सब प्रस्ताव डल चुके थे। तो ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी नगर निगम आपको कह रही है, मैंने विश्वास करके मैं उधर शिफ्ट हो गई। अब क्योंकि मैं 900 गज़ में शिफ्ट हुई, काम भी मेरा बढ़ता गया, लोगों ने बहुत सारे ब्लाइंड डॉग्स, इतने केसेस, और मैं सबको लेती चली गई। अब मेरे पास जगह थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं रीहोम करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवर। तो जुलाई में 28 जुलाई को एक फ्लड आया, पहले गेट तक पानी आ गया हमारे। फिर मैंने दोबारा से गुहार लगाई, सर आप लोग क्या कर रहे हो, अब तो मानसून आ गई है, अगर ये पानी अंदर आ गया हमारे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे।
तो पानी अंदर, अरे नहीं नहीं हम एक पंप भेज रहे हैं, यहाँ से सारा पानी निकल जाएगा, एक मेड बना देंगे और पानी आपके अंदर नहीं आएगा। मेड बनाने भी इन्होंने किसी को नहीं भेजा। मेरे लड़कों ने वहाँ थोड़ी खुदाई वगैरह करके, यहाँ तक कि हमने पक्का फर्श किया हुआ था बाहर, उसको भी कच्चा करना पड़ा मेड बनाने के लिए ताकि पानी अंदर ना आए। तो मेड बना दी गई, इन्होंने एक पंप भेजा। आप बताइए, एक छोटा सा पंप 4 एकड़ में से पानी निकाल सकता है क्या? तो हुआ क्या, अगली रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया। मान सकते हो कितनी बड़ी बाढ़ आई, 12 फुट गहरा पानी था उस समय, 12 फुट। अगर हम लोगों ने वहाँ पे स्लोप, अगर वो ना होता, हमारे शेल्टर में स्लोप के ऊपर हमारे सारे बाड़े थे, जो हम ABC और जो भी इलाज के बाड़े थे। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई स्टाफ, उन्होंने मेरे एक भी डॉग को डूबने नहीं दिया। अपने मतलब कपड़े सारे भीगे हुए, सब मिट्टी और पानी से भरे हुए, तब भी अंदर जाकर मेरा फ्रिज, कूलर, सबसे पहले तो उन्होंने ये अच्छा किया कि मुझे फ़ोन किया सारे बच्चे बचाने के बाद। सारे बच्चों को इन्होंने ऊपर पिंजरों में भर दिया। हमारे पास कम से कम 16-17 पिंजरे थे ऊपर, और जो हमारे वैसे सियाने बच्चे थे वो ऊपर थे। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ इन लोगों ने, मतलब मैंने 112 बुलाई, कुछ नहीं हुआ, सारी रेस्क्यू हमने की। पीछे भी जंगल था, बहुत दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, सारे कुत्ते भर के रस्सियों से बांध के हम लोग कैसे लेके आए, मतलब वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जो हमने किया। लकीली ये मकान मौजूद था, तो हम लोगों ने सारे कुत्ते भर के यहाँ पे रखे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि नए वाले डॉग्स को कहाँ रखूँ, ब्लाइंड वाले कुत्ते तो मर जाएंगे। तो हमने वो दिल्ली भेजे, क्योंकि मैं खुद, जैसे आपको बताया, मैंने दिल्ली को बिलोंग करती हूँ। तो 4 डॉग्स, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे रिलोकेट करने पड़ेंगे। 4 डॉग्स मुझे अंजलि को पालन के शेल्टर भेजने पड़े। पैरालाइज वाले मैंने, एक और मेरा दोस्त है फरीदाबाद, वहाँ भेजे, और बाकी सारे बच्चे हम लोग यहाँ पे लेके आए। और ना कोई बिजली थी, ना कोई इंक्लोजर्स। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे बना रहे थे। तो जो आप धरना कह रहे हो, धरना प्रदर्शन हमें इसलिए करना पड़ा कि बावजूद पता होते हुए कि सब कुछ डूबा है, जान माल को खतरा हो सकता था। इनमें से आप मान सकते हैं, इतना भी कोई निर्दयी हो सकता है? एक भी अधिकारी 4 महीने तक हमें पूछने तक नहीं आया कि हम जिंदा है कि मर गए। तो इसलिए जब हमने धरना दिया था, उसके बाद भी इनका कोई जवाब नहीं आया। फिर अब जब मैंने कोर्ट में पिटिशन डाली, तो अब इनका एक नोटिस आया मुझे, और अब तो कोर्ट में जा चुका हुआ है केस। तो अब तो जो कोर्ट करेगा उसी की मान्यता रहेगी। तो मैम मालूम पड़ रहा है कि कितने अप एंड डाउन्स आते हैं आपके। तो काफ़ी एक चीज़ होती है ना, जैसे जो आजकल के जो हमारी पीढ़ी चलती आ रही, जो लोग हैं वो अपनी फैमिली से परेशान रहते हैं, उनके खुद के इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी। आपकी उन प्रॉब्लम और इन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर पाते हो? क्योंकि आपकी भी एक वेल सेटल्ड फैमिली है और आपको भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और आप इतने समय से कर रहे हो। आप बता रहे थे जैसे कि आप कर रहे थे, वर्क कर रहे थे इसमें, और आपकी डॉटर कॉलेज में थे, तो वो किस तरीके से आप मैनेज करते थे वो सारी चीज़ें? देखो, मुझे शुरू से मल्टीटास्किंग की आदत है, क्योंकि मैं बहुत शुरू से बहुत सुपर एक्टिव रही हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करती थी। मेरी एजुकेशन कभी यूज़ नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है हमारी बिज़नेस फैमिलीज़ में कोई नौकरी या सच इस तरह से अलाउड नहीं थी। हालांकि मैं कोचिंग लेती थी, आई एम एन इंग्लिश टीचर, CBSE की मैं कोचिंग लेती थी, लिटरेचर और लैंग्वेज में काफ़ी देर तक लिए। प्रूफ रीडिंग करती थी, आई एम अ प्रोफेशनल प्रूफ रीडर, NTT किया हुआ है मैंने। तो फिर मैंने अपने आप को मतलब कभी खाली नहीं बैठने दिया। मेरे 2 ही मकसद थे, क्योंकि मे बी एक एजुकेट करना गरीब बच्चों को, क्योंकि मैं मतलब ये 2 मोटिव्स मतलब मेरी लाइफ में इसलिए आए थे, क्योंकि जब मैं छोटी सी 3 साल की थी, तो मेरे पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो उस समय मेरी मम्मी MA इकोनॉमिक्स थी उस ज़माने में। तो अगर मेरी मम्मी पढ़ी लिखी ना होती, तो मेरा छोटा सा 1 साल का भाई और मैं 3 साल की थी, अगर वो एजुकेटेड ना होती तो आज हम कहाँ होते। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई मदर। शायद मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग थी, और हमने अप्स एंड डाउन्स शुरू से बचपन से देखे हैं, क्योंकि बिना पापा के आपको पता है लाइफ कैसी होती है। तो हमने क्योंकि स्ट्रगल देखी हुई थी, मैं शुरू से ही बहुत स्ट्रांग थी। दूसरे, आपको एनिमल वेलफेयर बहुत स्ट्रांग कर देता है, क्योंकि एनिमल्स आपसे जो अपेक्षा रखते हैं वो बेचारे बोल नहीं सकते। मेरे एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट फ्रेंड है, मैं उनको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं लाइफ से हारने लगती हूँ, एक बार ही को तो जब ये फ्लड आया था, तो मैंने सोचा था बस बहुत हो गया, मैं सब ट्रस्ट वगैरह बंद करके जितने डॉग्स हैं इन्हीं को पाल रही हूँ, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगी। लेकिन उन्होंने, तब मुझे उनका फ़ोन आया, बहुत ही मतलब अच्छे इंसान है, बेंगलोर में। वो उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो छुप के काम करते हैं। तो उन्होंने एक कहावत मुझे ना मेरे मतलब कानों में ऐसी डाली। उन्होंने बोला कि कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो इन्होंने मुझे यही बोला कि आप अगर हौसला तोड़ देंगी तो आप तो बुरा कर रही है ना जानवरों के साथ। उनका क्या जा रहा है, नगर निगम, गवर्नमेंट, किसी को कुछ नहीं चाहिए, मरते हैं मरे, कोई बात नहीं। आप अगर छोड़ भी देंगी सड़क पे, कौन देख रहा है उनको।
तो जब आप ही में जज्बा है, आप इनकी माँ हो, हम आपको मदर ऑफ डॉग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ही हो जो इनका सहारा हो। गाय को अगर कहीं पे कोई काम नहीं कर रहा होता तो आप तुरंत रात को भेजती हो अपने बंदे। तो आपकी हेल्पलाइन की और आपके शेल्टर की हमें बहुत ज़रूरत है। तो उस चीज़ ने मुझे दोबारा से इंस्पायर किया, मैं अपने डिप्रेशन में से बाहर निकली एंड नाउ यू कैन सी आई एम वर्किंग अगेन। अरे वाह, तो देखा मालूम पड़ पा रहा है मैम कि आप बहुत बार टूटे हो, पर ये होता है ना कि अच्छे काम करने तो कहीं ना कहीं से कैसा ना कैसा सपोर्ट मिल ही जाता है, जैसे वो लुधियाना वाले या ये बेंगलोर वाले सर। तो अब कहाँ देखते हो अपने आप को, मतलब अब आगे की लाइफ कहाँ देखते हो? जैसे अब है ना आप अगले 10 साल बाद या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आप अभी काफ़ी इन चीज़ों में भी कोर्ट वगैरह भी चल रहा है, पर आने वाले समय में सारी चीज़ें सही होने वाली है। पर आपको क्या लगता है अब आप अपने आप को कहाँ देखोगे कुछ सालों बाद, 10 साल बाद में भी कहाँ देखते हो? बेटा, मैंने तो शुरू से ही अपनी लाइफ जानवरों के लिए डेडिकेट किया है और इनके लिए जितना भी कर पाऊँगी करूँगी। बस ये है कि मुझे अब इस समय बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप भी अपने चैनल के थ्रू बोलें, क्योंकि आई एम एन ATG रजिस्टर्ड NGO नाउ, और लोग आगे आएँ। हमारे पास इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट भी है और मैं प्राइवेटली ही अपना शेल्टर ऑब्वियसली अब चलाना चाहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा धोखा जो गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, अब उनके ऊपर विश्वास करना नामुमकिन है। क्योंकि देखो, अगर उन्होंने एक तो फ्रॉड लैंड दी, वो नक्शे पे पॉन्ड दिखा रही है, अब पता चल चुका है कि इट्स अ पॉन्ड। तो इन्होंने मुझे तालाब अलॉट किया था, जो कि कितनी भी आप उसमें मिट्टी डलवा लो, कुछ भी आपको पता है, एक तो इलीगल होता है, आप किसी पॉन्ड के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ना ही उसके बगल में कर सकते हो। तो वहाँ तो कहानी ख़त्म हो चुकी हुई है। अब ये पता नहीं मुझे कोई रिलीफ देते हैं, जिसकी मुझे कोई उम्मीद है नहीं भी रिलीफ देंगे तो ये है कि कोई अच्छे लोग आगे आएँ और इतना हमें डोनेशन दें ताकि हम दोबारा से एक शेल्टर खड़ा कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मैं रखना चाहती हूँ, बड़े जानवरों को भी रखना चाहती हूँ। जैसे कई बार हमें गाय रखने की जगह नहीं मिलती, कहाँ लेके जाएं? तो अब गौशालाज में भी लोग नहीं रखवाना चाहते, मना कर देते हैं, नहीं मैम गौशाला में मत भेजो, सड़क पे ठीक है। मतलब ये इंप्रेशन पड़ चुका हुआ है। तो वो चीज़ हमें करनी है कि हम गाय को भी रख सकें, डोंकीज़ को भी पाल सकें। प्लीज़ मेरी अपील है, जो लोग भी इस इंटरव्यू के देख रहे हैं, कि मैं बहुत जेन्युइनली जुड़ी हूँ इस कॉज से और अपना तन मन धन, यहाँ तक कि अपना वेरी सोल दिया हुआ है मैंने इस काम को इतने सालों से। आप लोग आगे आएँ, मुझे सपोर्ट करें और हम लोग बहुत सीधा सच्चा काम इसी शहर में रहकर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं खुद चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें और मैं आपकी डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होंगी। और मैम कैसे जुड़ सकते हैं आपसे, और जो यूथ जुड़ना चाहे या कोई डोनेट करना चाहे तो क्या माध्यम रहेगा मैम? एक लड़की है जो मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट करती है, अंजलि बलियान, क्योंकि जिस समय मैं आपको बोला था मैं डिप्रेशन में थी कुछ टाइम के लिए, तो उसी लड़की ने सारा मतलब भार संभाला। वो हमने केटो पे एक फंडरेजर डाला हुआ है और उसको भी वही मैनेज कर रही है, अंजलि। उसका नंबर हमने बहुत जगह वायरल किया हुआ है। शी इज़ आवर कैंपेन मैनेजर। तो ज़्यादातर वॉलंटियर डोनेट करने के लिए सब लोग अंजलि को ही कॉन्टैक्ट करते हैं और वो ज़रिया बताती है किस तरीके से मेंबर्स बनना है। हमने मेंबरशिप फॉर्म भी निकाले हुए हैं, जैसे 100-200 कुछ भी। अभी हमारा एक 50 रुपीज़ का कैंपेन चला था, प्लीज़ उसे पॉपुलर करिए, क्योंकि किटो फंडरेजर हमने डाला हुआ है इस मकान को ठीक ठाक कराने के लिए। तो अभी भी उसमें 50% क्या मतलब कुछ भी नहीं आया, मतलब बहुत कम आया है अभी। तो हमें ज़रूरत है या इस मकान को तो कम से कम ठीक ठाक करा सकें। तो आप प्लीज़ यंगस्टर्स वगैरह सबको हमारी 50 रुपीज़ कैंपेन के बारे में बताइए। देखिए 1000-2000 इतने फ्रेंड्स हैं मेरे FB पे, फेसबुक पे मेरे कम से कम 5000 फ्रेंड्स होंगे। तो आप देखिए ना, सब लोग भी अगर मिल के 50-100 देने लगे तो कितनी बड़ी बात बन सकती है। सो यू नो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग कि मेरा जो भी बैंक अकाउंट नंबर या जो भी ATG की डिटेल्स हैं वो सब मेरे से संपर्क कर सकते हैं या फिर अंजलि से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मैं जो भी है, जो अंजलि के कॉन्टैक्ट्स हैं, जो अंजलि मैम के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैम लिटरली मैं बताऊँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मालूम पड़ रहा है नई नई चीज़ें। जैसे स्टार्टिंग में लगता था कि NGO खोल ली और सब अच्छा होगा, सब लोग सपोर्ट करने आएंगे, तो उसका वो भी मालूम पड़ा कि हर कोई सपोर्ट करने नहीं आता है। बहुत कुछ सीखने को मिला मैम आपसे। तो कुछ एडवाइस देना चाहोगे यूथ को, कि ये मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी देखेंगे, तो कुछ प्लीज़ एक एडवाइस हो जाए यूथ के लिए मैम। यूथ के लिए सबसे बड़ी एडवाइस तो मुझे ये है, क्योंकि कोविड में भी हमने एक चीज़ देखी, आई थिंक आपको शायद मालूम भी होगा कि मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली थी। मेरे को एक USA की संस्था है
सुप्रीम मास्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने वो एक्चुअली उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आया हुआ था आगरा में। तो जब मैं कोविड के टाइम पे मैं और मेरे वॉलंटियर सारे कॉलोनीज़ में खाना डालते थे, तो वो लोग अपने आप नोटिस कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे को उनकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ने रिकॉग्निशन दी थी इसी काम के लिए। तो कोविड में भी मैंने ये नोटिस किया कि लोग ह्यूमंस के लिए तो सब सोचते हैं, आप समझोगे 98% लोग, मतलब यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी ग्रांट्स दे रही है सब ह्यूमंस के लिए, कि पुलिस चौकी में खाना लिटरली मतलब लोग फेंक रहे थे, इतना खाना मिल रहा था, इतना खाना। लेकिन जानवरों के लिए किसी ने सोचा नहीं, कोई नहीं सोच रहा था। तो हमें मालूम था कि जानवरों के लिए कोई नहीं, बल्कि जानवरों को खाना खिलाने के लिए हमें इतनी अड़चनें आई कि हमारे को पासेस बनवाने पड़े, मेनका मैम को फ़ोन। तो ये जो सोच है ना उसको बदलना है। क्या अगर हमें भूख प्यास लगती है तो क्या इनको नहीं लगती? हमें दर्द होता है तो इनको नहीं होता? तो ये चीज़ जो लोगों की सोच है ना उसको बदलने का काम यूथ का होना चाहिए, क्योंकि बेजुबानों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं अरे आप इनका कीजिए ह्यूमन को, हालांकि मैं ह्यूमन कॉजेज़ के लिए करती हूँ, मुझे उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाती रही हूँ बहुत साल, एक पहल में भी करा चुकी हूँ मैं पढ़ाई वगैरह, और मिशनरीज ऑफ चैरिटी में भी। पर कभी मैंने इस चीज़ का बखान इतना नहीं किया, क्योंकि ह्यूमन कॉजेज़ के लिए बहुत लोग आगे आते हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल द यूथ, बच्चों आप लोग ही हो जो ये चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जिस तरीके से लोग जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, करते हैं, ये सब अब छूटना चाहिए। और दूसरी एडवाइस मेरी ये है, जानवरों की सेवा के साथ साथ हम लोग देसी हैं, विदेशी ब्रीड्स खरीदना बंद कीजिए, क्योंकि जो ब्रीडिंग का धंधा चल रहा है, मैं उसको धंधा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जितने भी जो लोग जिसके पास नौकरी नहीं है वो कुत्ते पालता है और उनके बच्चे करवा कर बेचता है, और जो हालत उनकी मदर फादर की होती है आप हमसे पूछिए, क्योंकि हम ब्रीडर्स पे रेट डालते हैं। जब हम रेस्क्यूज़ करके लाते हैं आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। मेरे घर में भी एक रेस्क्यूड डॉग है, उसको मैं पलवल की झाड़ियों में से हम लोगों ने रेस्क्यू की थी। एक ब्रीडर वहाँ ब्रीड करता था पलवल पे, हमारी टीम गई थी, सारे डॉग्स को रेस्क्यू करके लाई थी, और उनमें से एक बच्चा मेरे घर पे पल रहा है। तो जो हालात वहाँ पे हमने देखे, ब्रीडिंग का धंधा बंद होना चाहिए, और वो आप लोग ही बंद कर सकते हो। जिस दिन ये आप भेदभाव बंद कर दोगे कि ये इंडियन ब्रीड हमें पालनी ही पालनी है, तो अपने आप देख लो सड़कें भी खाली हो जाएंगी, सब आपके घर पे आ जाएंगे, पलेंगे बच्चे। तो अडॉप्शन इज़ अनदर मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव टू द यूथ। हाँ ठीक है, तो मैम ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि आपको देसी कुत्ते पालने, और इमेजिनेशन जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। आपको ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स पे अगर जो बेजवान हैं उनके लिए भी काम करना है। तो इस इंटरव्यू के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैम थैंक यू वेरी मच आप, और इस इंटरव्यू के लिए इतना काफ़ी है।